ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके पहले भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि ढूंढीराव और महात्मा फूले के बीच में किस तरह की कन्वर्सेशन होती है। ढूंढीराव के मन में जो भी आशंकाएं होती हैं, महात्मा फूले वैज्ञानिक सोच के साथ उनका समाधान प्रस्तुत करते हुए कुछ सवालों को खड़े करते हैं। सुनने में ये सवाल किसी को अटपटे लग सकते हैं या लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी गई हैं, जैसे कि विष्णु की नाभि से 4 सिर वाले बच्चे का पैदा होना, जो अपने आप में एक बेहद अवैज्ञानिक बात है। प्रकृति में कभी भी कहीं भी आपने इस तरह का वर्णन नहीं सुना होगा कि किसी पुरुष ने दूसरे पुरुष को जन्म दिया हो। उसके साथ ही वे मनुस्मृति के ऊपर भी गंभीर सवाल उठाते हैं, जैसा कि उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के अलग अलग शरीर के अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर महात्मा फूले कहते हैं कि अलग अलग अंगों को प्रसव पीड़ा भी हुई होगी और प्रसव पीड़ा से पहले वे रजस्वला भी हुए होंगे, जैसे कि पीरियड्स हुए होंगे उन्हें पहले, मुंह में कैसे पीरियड्स हुए होंगे, और जब गर्भ धारण किया होगा मुंह में तो बच्चे को कहाँ रखा होगा। जब माँ बच्चे को धारण करती है तो पेट जो है वो काफी उसका बड़ा हो जाता है बच्चे को धारण करने की वजह से। तो क्या ब्रह्मा का मुंह भी ऐसे ही हुआ होगा? उनकी भुजाएं, उनकी जंघाएं, उनके पैर, इन सब का क्या हुआ होगा? क्या इनसे भी पीरियड्स होते होंगे? इन्हें भी प्रसव पीड़ा हुई होगी? उसके बाद में चर्चा करते हैं कि ब्रह्मा के मरने के बाद आर्य लोग जो ईरान से यहाँ आए थे, उनका असली नाम लुप्त होकर ब्राह्मण नाम प्रचलन में आ गया। उसके बाद मनुस्मृति की रचना करी मनु ने, जिसके चलते उसने सुनिश्चित किया कि जो सत्ता इतने संघर्ष के बाद आर्यों के हाथ में आई है वो ताउम्र बनी रहे, आगे आने वाली जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके दूसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भाग 2, मत्स्य और शंखासुर के संबंध में। ढूंढीराव इस देश में विद इन ब्रैकेट बटू 52 के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे? ज्योतिराव इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जल मार्ग से आए हैं। तो ये सारा विवरण जो है हम सावरकर के हिंदुत्व में भी पढ़ चुके हैं। दूसरे ही चैप्टर में सावरकर ने पहले ही पैराग्राफ में इस चीज को मेंशन किया था कि किस तरीके से वे अपने आर्यनवासी पारसिक बंधुओं से पिंड छुड़ाकर या भागकर उनसे बचकर सप्त सिंधु के मुहाने पर आए थे और किस तरीके से उन्होंने सप्त सिंधु की जो 7 नदियां हैं उनको क्रॉस किया था। नदियां इतनी बड़ी थी कि वो देखने में समुद्र जैसी लगती थी और इसी को इन्होंने 7 समुद्र का नाम दिया है। 7 समुद्र का मतलब ये नहीं कि हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, नहीं। सप्त सिंधु पे जो 7 नदियां थी, सिंधु, सतलुज, रावी, चिनाब, व्यास, सतलुज और 7वीं नदी सरस्वती जो अब विलुप्त हो चुकी है, इन 7 नदियों का वर्णन सावरकर ने अपनी हिंदुत्व के 2nd चैप्टर में किया है। ढूंढीराव उसमें से पहला जत्था जलमार्ग की लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से? ज्योतिराव लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थी, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थी, इसलिए इस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य विद इन ब्रैकेट मछली पड़ गया होगा। एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं ढूंढीराव। फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिख दिया कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? अब महात्मा फूले इस साइंटिफिक सोच के साथ ढूंढीराव की शंका का समाधान कर रहे हैं। ये सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। ज्योतिराव उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली की इंद्रियों, आहार, निद्रा, मैथुन और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना बड़ा अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क, मेधा, कलेजे, फेफड़े, अतड़ियों, गर्भ पालने पोसने की जगह और प्रसूति होने के मार्ग में भी चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में
गिर जाए और तैरना ना आए तो डूबकर मर जाता है, लेकिन मछली हमेशा ही पानी में रहती है और पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप से एक समय ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से भी सभी बच्चों को बाहर निकालती है। तो मतलब ये एक बेसिक डिफरेंस है एक स्त्री और एक मछली के बीच में। स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो तकरीबन 9 महीने का समय लगता है उस गर्भ को मैच्योर होने में, उसके बाद ही बच्चा पेट से बाहर आता है स्त्री के। लेकिन मछली ऐसा नहीं करती, वो कई सारे अंडे देती है और उनको हैच करती है और बाद में एक एक अंडे को फोड़कर बच्चों को बाहर आने में मदद करती है। अब उसके आगे वे जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें सुनिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मछली एक मनुष्य को जन्म दे सकती है। अब जिस अंडे में ये मत्स्य बालक था उसको पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा होगा और उस अंडे से उसमें इस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि ये कहा जाए तो उस मछली की जान पानी के बाहर जमीन पर कैसे बची रही होगी। शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी। कोई आदमी इस तरह की शंका कर सकता है कि मनुष्यों में किसी मंजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचान कर उसको जमीन पर लाया होगा। खैर ये भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को निकाला होगा। क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में तो काफी विकास हुआ है और मेडिकल क्षेत्र में बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त विद्वान हुए हैं, फिर भी उनमें से किसी एक ने भी अपने सीने पर हाथ रखकर ये दावा नहीं किया कि मैं मछली के अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल सकता हूं। तो ये एक सवाल उठा रहे हैं कि भारत में बेशक विज्ञान ने कोई तरक्की न की हो हजारों सालों में, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में या हिस्सों में वैज्ञानिक तरक्की फल फूल रही है और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि मछली के अंडे में से एक मनुष्य का बच्चा निकल सकता है। उसी तरीके से आपको याद होगा रामायण में भी ऐसी कहानी है कि हनुमान का बेटा जो है मकर ध्वज ही रावण का द्वारपाल था। अब बताइए क्या ये पॉसिबल है कि हनुमान की एक पसीने की बूंद पानी में गिरी, उसे एक मगरमच्छ ने निगल लिया और फिर मगरमच्छ से एक वानर पैदा होता है। इन सभी चीजों के सवाल के जवाब मुझे देते चलिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे सुनिए। खैर वह अंडा पानी में है, इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा और उस जल में रहने वाले संदेश वाहक की भाषा मानव को कैसे समझ में आई होगी। इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों का सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया। ढूंढीराव, अच्छा फिर सवाल ये उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस तरह और किस जगह पर आकर रुका होगा। ज्योतिराव, पश्चिम में समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। ढूंढीराव, उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया। ज्योतिराव, उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में बगैर खतरे के रहा। मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा खतरनाक आक्रमण कर दिया। ढूंढीराव, बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ। ज्योतिराव, उस भयंकर हमले में मत्स्य के कबीले की बुरी तरह से करारी हार हुई, लेकिन उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और वह भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों ने उसका पीछा किया तो वह अंत में किसी पहाड़ी या घने जंगल में जाकर छुप गया।
उस समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछवे से बंदरगाह पर आ पहुंचे और वे कछवे मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। तो इस सेकंड चैप्टर के पीछे जो है अंत में महात्मा ज्योतिबा फूले का एक ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन ब्लर पिक्चर दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और नीचे लिखा हुआ है कि ये इनके युवा अवस्था का चित्र है। तो यहाँ पर इसका भाग 2 समाप्त होता है। बढ़ते हैं इसके भाग 3 की तरफ। भाग 3 कच्छ, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज और कश्यप राजा के संबंध में। जोड़ीराव, मछली और कछुआ, इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ अंतर दिखाई देता है, लेकिन कुछ बातें जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें उड़ना आदि में समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणों में लिखा हुआ है कि कच्छ कछुए से पैदा हुए हैं। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में नष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया? ज्योतिराव, सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहां के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगाकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी कि भूपति बन बैठा। ढूंढीराव, फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षत्रिय लोग किस ओर गए? ज्योतिराव, विदेशी, ईरानी या आर्य लोगों के कबीले को समुद्र के रास्ते से आया देखकर वे लोग घबराकर द्विज आए चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी का एक किनारे से नीचे उतरा। उसने पहाड़ी को पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से युद्ध की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम भी पीछे नहीं हटा। तो अब तीसरा चैप्टर भी यहां समाप्त होता है और दोनों चैप्टर्स में यदि आप देखें तो समानता है और आप ये देख सकते हैं कि मत्स्य और फिर कच्छ, ये दोनों जो हैं विष्णु के अवतार थे। सबसे पहला मत्स्य का अवतार लिया, उसके बाद कछुए का अवतार लिया। और कितना अनसाइंटिफिक तरीके से सारी चीजों को इन लोगों ने लिखा है अपने ग्रंथों में, जिसको पढ़कर कोई भी ये कह सकता है कि ये पॉसिबल नहीं है। और कभी भी कहीं भी किसी भी इतिहास में, चाहे वो मानवों का इतिहास हो चाहे वो पशुओं का इतिहास हो, किसी पुरुष ने किसी बच्चे को कभी जन्म नहीं दिया। लेकिन यहां पर इन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो इसका आपका क्या विचार है इन सब चीजों के बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। तो यहां पर इसका तीसरा चैप्टर भी समाप्त होता है और चैप्टर की समाप्ति पर एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर पिक्चर है महात्मा फूले के पुणे के मकान की, जिसे अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। वो मैं आपको दिखा देती हूं। इसके साथ साथ महात्मा फूले दंपति का खोला हुआ पहला स्कूल जो था वो भी राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर उसे लेना चाहिए। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसका वीडियो शॉर्ट यदि मुझे मिलता है तो इस वीडियो के बाद में मैं लगा दूंगी, आप सुनिएगा उसे, जिसमें मैंने ये डिमांड की थी कि उसे भी राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर लेना चाहिए, उनके पहले स्कूल को। हालांकि महाराष्ट्र सरकार या भाजपा सरकार ने ये बात बोली है कि उसे तोड़कर उसकी जगह म्यूजियम बना दिया जाएगा। इस बारे में भी आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं समझती हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले द्वारा खोला गया पहला स्कूल जो उन्होंने 1848 में खोला था, उसे राष्ट्रीय धरोहर के तहत भी सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि वो पहला स्कूल था जिसमें महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त करी। तो ये भी होना चाहिए। भारत रत्न तो माता सावित्रीबाई फुले को मिलना ही चाहिए। साथ साथ उनके द्वारा खोला गया स्कूल जो है वो राष्ट्रीय
धरोहर के तहत उसको संरक्षित भी किया जाना चाहिए, ना कि खंडहर में तब्दील होने के लिए रख देना चाहिए। खंडहर में तब्दील होगा, ढह जाएगा, तो वो जो ऐतिहासिक इमारत के तौर पर हम लोग उसको देखते हैं, वो इतिहास भी नष्ट हो जाएगा। तो यदि अपने इतिहास को बचाना है और सरकार यदि अपनी नीयत में खोट रखती है, सरकार नहीं करती है, तो कम से कम जो लोग सामाजिक कार्य के नाम पर चंदा उगाही कर रहे हैं उन्हें आगे आना चाहिए। क्या उनकी समझ में इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है? ये भी उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। अब मुझे आगे दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।